जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने NCERT की बुक लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी क्लास 11 यानी कक्षा 11 की बुक है। और यह बुक हो सकता है आपके पास भी मौजूद हो। और इस बुक से आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जर्नल एंट्री। तो अब हम जर्नल एंट्री के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जर्नल एंट्री की जो प्रॉब्लम है वह आपके सामने आ चुकी है। जर्नल एंट्री के भाग 2 में आपका स्वागत है। धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल पर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज का। इसके पहले भाग में हमने यह जो क्वेश्चन नंबर 1 है तेजी राम वाला, इसको हमने आपको बताया है और इसकी जर्नल एंट्री आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब आपके सामने प्रस्तुत होगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 2020 जनवरी में इंफॉर्मेशन दी गई है। सारी इंफॉर्मेशन पहली तारीख को लिखा है जनवरी को कुमार ने 45,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो जैसे कि आपको पता है व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री हमेशा आप ध्यान रखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। अगर यह पैसा बैंक में जमा कर दिया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसी तरह से कॉलम तैयार करेंगे। जर्नल एंट्रीज लिखेंगे सबसे ऊपर, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2020 जनवरी पहली तारीख को, तो यहाँ पर आप 1 जनवरी लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट को हम लिखते हैं डेबिट और कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। 2 शब्दों का प्रयोग से शुरुआत होती है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये जो नरेशन है बीइंग या फॉर लगाते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और इस ट्रांजैक्शन को, ये जो पार्टिकुलर्स वाला कॉलम है पूरा यहाँ तक बंद करेंगे, इसी पार्टिकुलर वाले को ही बंद करेंगे और हर जर्नल एंट्री के बाद इसको बंद करते हुए चलेंगे। और इसकी रकम है 45,000 रुपये यानी 45,000 इसकी एंट्री हो चुकी है। दूसरी ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर नगद माल खरीदा, यह भी 1 जनवरी को ही है और ये 7,000 रुपये का, कितने रुपए का, 20,000 रुपये का है। 1 जनवरी को नगद माल खरीदेंगे तो जब भी माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। टू कैश, माल आएगा, अगर माल आता है तो इसका मतलब है माल हम परचेज करेंगे। आने वाली चीज़ डेबिट होती है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। तो पैसा जाएगा, पैसा तो वही कैश हुआ, कैश तो क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज कर रहे हैं, जब भी गुड्स परचेज होगा तो ये जो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं हमेशा गुड्स के लिए ही करते हैं। नरेशन में फॉर गुड्स परचेज्ड विद कैश, रोकड़ से माल खरीदा 20,000 रुपीज को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन, दिल्ली फर्नीचर डिपो से फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये का, इसकी डेट है 4 जनवरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जनवरी। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक संपत्ति है, संपत्तियों का रूल है, संपत्तियों को खरीदते समय डेबिट कीजिए, बेचते समय क्रेडिट कीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर डिपो, तो इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड
और यहाँ पर ये फर्नीचर हमने 7000 का ख़रीदा है, 7000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये जो बुक हमारे पास है ये NCERT की बुक है। इसका तो प्रिंट मैंने वीडियो फर्स्ट में दिखाई दिया है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। बुक आपके पास कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता है कि मैं बार बार कहता हूँ, आप सीखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। फर्नीचर एक संपत्ति है, संपत्तियों के रूल में यही बताया गया है। कोई भी संपत्ति खरीदेंगे तो आएगी संपत्ति, उसे डेबिट करेंगे, अगर वो संपत्ति बेचेंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसके बाद है गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा। यहाँ पर गुप्ता एंड कंपनी का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये माल उधार है 10,000 रुपये का, और इसकी डेट है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हमने माल खरीदा है, तो माल जब खरीदते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। गुप्ता एंड कंपनी से ख़रीदा है तो गुप्ता एंड कंपनी लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, और ये रकम है 10,000 यानी 10,000 रुपये। इसके बाद नगद बिक्री हुई 6 तारीख में। यहाँ पर देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन 6 जनवरी को नगद बिक्री हुई 14,000 रुपये की, तो हम यहाँ पर 6 जनवरी लिखेंगे। और इसके बाद नगद बिक्री होगी तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो पैसा यानी रोकड़ आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को ही हमेशा क्रेडिट करते हैं। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने नगद माल बेच दिया है और इसकी जो अमाउंट है वह है 14,000 रुपीज़। इसके बाद है 8 तारीख को देखेंगे तो 8 तारीख को है हरी को माल बेचा। यहाँ पर नगद माल बेचा तो पैसा आया, अगर हरी को माल बेचेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा। 8 तारीख में 8 जनवरी लिखेंगे हरी को, तो जर्नल के रूल मैंने बताया था, जो लोग को के नाम से संबोधित होते हैं उनको हमेशा डेबिट करते हैं। हरी को है तो हरी डेबिट हो जाएगा। इनको भी माल बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट तो माल बेचने में क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू हरी, और ये जो रकम है हरी को बेचने वाली ये 2,000 रुपये की है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में दुकान खर्च चुकता किया 500 रुपये 9 तारीख को, तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 9 जनवरी। दुकान के खर्च को शॉप एक्सपेंसेज बोलते हैं। शॉप एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जाएगा। खर्चे का रूल ये है कि जब भी कोई खर्चा होता है उस खर्चे के नाम को ही डेबिट कर देते हैं। फॉर शॉप एक्सपेंसेज डेबिट हुआ है यहाँ पर, तो फॉर शॉप एक्सपेंसेज पेड का नरेशन लिखेंगे, और ये रकम है 500 रुपये। इसके बाद है 11 तारीख में गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा 2200 रुपये का, तो यहाँ पर देख रहे हैं गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीद रहे हैं। डेट डालेंगे 11 जनवरी का। माल खरीदने में हमेशा परचेज अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। टू गुप्ता एंड कंपनी, और ये माल खरीदा है 2200 रुपये का। अब हम नाम का इस्तेमाल हम उधार में हमेशा करते हैं। जैसे आप किसी परचून की दुकान पर जाओ, चीनी ले लो, साबुन ले लो, सर्फ ले लो, बिस्कुट ले लो, और वहाँ से लेके एकदम से चलते बनो। अगर आप वहाँ से चलते बनते हैं तो दुकान वाला तुरंत बुला लेगा, भाई कहाँ से आया, किसका है तू, तुरंत बोल देगा कौन सी गली से आया। तो इसका मतलब वो नाम पूछ रहा है। नाम क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप उधार माल खरीद रहे हो। उधार माल में ही नाम का इस्तेमाल होता है। अगर इसी काम को आप नगद कर लेते हैं,
माल लिया है, पैसे दे दिए हैं, तो आपसे चूं भी नहीं बोलेगा भाई कहाँ से आया, कौन है, कुछ नहीं। ये तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, इसको मतलब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर रोज़मर्रा की होने वाली घटनाओं को भी आसानी से अकाउंट के दायरे में समझा जा सकता है। जब हम किसी दुकान पे या कहीं भी जाते हैं, किसी चाउमीन वाले से चाउमीन खाते हैं दुकान पे, उसको पैसा दे देते हैं, तो ये नहीं पूछता है भाई कहाँ के रहने वाले हो, क्या है क्या नहीं है, कितना रुपये पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ये है वो, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अगर आपने वहाँ पे चाउमीन खा लिया, लेकिन आप वहाँ से चाउमीन खाने के बाद अगर आप चलने लगोगे, तो इसका मतलब है फिर आप कहोगे खाते में लिख लेना। तो खाता किसका खुला हुआ है? खाता आपका खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? क्योंकि आप लेन देन उधार कर रहे हो। उधार में नाम जरूर पूछा जाएगा और उसका खाता खुलेगा, तो इसका मतलब साफ है कि जब ट्रांजैक्शन उधार होता है तभी नाम का चक्कर चलता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन नगद होता है तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर माल जो है खरीदा गया गुप्ता एंड कंपनी से। गुप्ता एंड कंपनी जब माल खरीदा है तो माल हमने उधार खरीदा, इसीलिए यहाँ गुप्ता एंड कंपनी का नाम आ गया। अगर ये नगद होता तो यहाँ गुप्ता एंड कंपनी को काट देते, यहाँ पर लिखते हम कैश। फॉर नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अगली ट्रांजैक्शन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं लाइन खींचने के लिए, तो लाइन तो भाई आपको सीधी ही खींचनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री के लिए अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगली ट्रांजैक्शन है निजी व्यय के लिए रुपए निकाले, 600 रुपये 14 तारीख को निकाले गए हैं। तो निजी व्यय के लिए निकाले गए हैं, तो निजी व्यय को हम क्या बोलते हैं? निजी व्यय को हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बोलते हैं निजी व्यय को, और इसकी जो डेट है वो है 14 तारीख, 14 जनवरी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। पेन कैसा भी ले लो, इसमें पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ पर इंक फैलता है, ये देखो फैल गया। इसके नोक पे जो है 2 लाइन लिखेंगे, बीच बीच में देखो यहाँ यहाँ, इतना मतलब बढ़िया पेन रहता है जब भी घटिया प्रेजेंटेशन करता है ये। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2। अगर हम माल निकालेंगे तो यहाँ पर परचेज लिखेंगे, अगर नगद पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे। तो सवाल के मुताबिक आप देखेंगे तो यहाँ लिखे निजी व्यय के लिए रुपए निकाले, तो रुपए से 600 रुपये है ये, तो इसका मतलब है यहाँ पर कैश लिखेंगे। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे फॉर अमाउंट विदड्रॉन, अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, निजी खर्चों के लिए यहाँ पर पैसा ड्रॉ किया गया 600 रुपीज़ का। इसके बाद अगली डेट और अगला ट्रांजैक्शन है 18 तारीख, दिल्ली फर्नीचर डिपो का हिसाब चुकाया, 6,650 रुपये यहाँ पर हिसाब चुकाने में दिए जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर दिल्ली फर्नीचर डिपो से जो फर्नीचर ख़रीदा है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर 7,000 का जो है पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद हमने दिल्ली फर्नीचर का जब पैसा चुकाया है, तो ये लिखा हुआ है 6,650 रुपये, हिसाब चुका दिया, यानी कि हिसाब ख़त्म ही कर दिया हमने। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है 18 तारीख को हमने दिल्ली फर्नीचर का, दिल्ली ऐसे दिल्ली होता है, दिल्ली फर्नीचर डेबिट, हिंदी में भी लिखा है तो गलत, दिल्ली फर्नीचर डेबिट 2 हमने इनको पैसा दिया है कैश अकाउंट। तो कैश सबसे पहले हम देखेंगे उनका हिसाब कितने का था,
उनका हिसाब था 7,000 का, 7,000 का, लेकिन हम जो उन्हें पैसा दे रहे हैं 6,650 रुपये दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ डिस्काउंट का पैसा होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अगर क्रेडिट में कमी आएगी तो डिस्काउंट वाला रिसीव्ड के नाम से जाना जाएगा, डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से डालेंगे। तो यहाँ पर 350 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर अमाउंट पेड टू दिल्ली फर्नीचर। ये यहाँ पर हमने दिल्ली फर्नीचर का हिसाब चुकता कर दिया है। तो आप देखेंगे दिल्ली फर्नीचर डिपो का हिसाब चुकता हो चुका है। अगली ट्रांजैक्शन है 26 तारीख में गुप्ता एंड कंपनी को नगद दिया 11,500 रुपये। तो अगली हम डेट डालेंगे पहले 26 जनवरी का। गुप्ता एंड कंपनी को दिया है, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, हमने इनको नगद दिया है फॉर अमाउंट पेड टू गुप्ता एंड कंपनी। और ये जो रकम हमने पेड किया है, यहाँ पर हिसाब चुकता नहीं किया है। अगर यहाँ भी चुकता वाली पॉइंट वाली बात आ जाती तो यहाँ भी डिस्काउंट हो जाता, लेकिन उन्होंने पेमेंट किया है तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं आया है। अगला है नगद बिक्री हुई। नगद बिक्री 2,000 रुपये की हुई। ये तो आपने ट्रांजैक्शन सुन लिया है, देख भी लिया, पीछे आ चुका है एक बार। ये 26 तारीख में हुआ है, 26 जनवरी को। तो नगद बिक्री होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी कैश आएगा। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी माल बेचते हैं तो यही एंट्री हमेशा याद रखेंगे। सेल क्रेडिट होता है गुड्स सोल्ड में, और कैश आएगा तो भाई आने जाने वाला नियम तो आपको पता ही है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेच दिया है और ये रकम है 2,000 रुपये का। इसके बाद है अगली तारीख, हरी से नगद मिले 1,850 रुपये 30 तारीख में, 30 जनवरी को हरी से नगद मिले हैं तो हमारे पास पैसा आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू, से वाले लोगों को क्रेडिट करते हैं और को वाले लोगों को डेबिट। तो यहाँ पर हरी से मिले हैं तो हरी क्रेडिट हो जाएगा। आया क्या है, कैश आया है। फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी, और ये रकम हमें प्राप्त हुई है 1,850 रुपये, जो कि आपने देख लिया है। इसके लास्ट ट्रांजैक्शन है वेतन दिया, यानी कि 600 रुपये का सैलरी पेड किया गया है। और ये 31 जनवरी की बात है। सैलरी एक प्रकार का खर्च है बिजनेस के लिए, तो हम सैलरीज अकाउंट करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। फॉर सैलरी पेड, यानी हमने सैलरीज को पे कर दिया है। और इस प्रकार से हमारा जो है ट्रांजैक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और जर्नल एंट्री का जब हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल 1,24,250 आएगा। इसी रकम को आप जोड़ लेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। और ये रकम आप जब टोटल करेंगे तो इस टोटल में और आपके टोटल में कभी कभी डिस्काउंट की वजह से फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी टोटल करेंगे तो आप ध्यान देंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यानी यहाँ से टोटल शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में डेबिट का और क्रेडिट का टोटल तो आएगा बराबर ही। तो आप कोई भी साइड, एक साइड टोटल करेंगे, दूसरे वाली साइड का भी टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आएगा। तो इसका जो टोटल हमने किया है 1,24,250 आएगा। यहाँ टोटल लिख करके 1,24,250 लिख देंगे। टोटल करने की दो कारण हैं। पहला कारण, डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर आ गया ये दोनों तरफ तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो जर्नल एंट्री हुई है उसमें अमाउंट में कहीं फ्लक्चुएसन नहीं है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है।
दूसरा वजह ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई रकम अगर मान लीजिए कोई डाटा कोई अमाउंट छूट जाएगा, अगर कोई फ्लक्चुएसन होगा तो आसानी से पता लग सकता है, क्योंकि आपका टोटल मैच ही नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट का। और इसके अलावा इसके टोटल को अगर हम कर लेते हैं तो बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके बाद हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उन सब जगहों पर टोटल का कोई यूज नहीं है, बल्कि इनके ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपने इस वक्त देखा है। लगभग 20-21 मिनट तक की ये वीडियो है जिसमें आपने इस मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझा है। क्वेश्चन को ज़रूर देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए और एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। अकाउंट आपका मुख्य विषय है। अगर आपने इस विषय को भी ढंग से नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ाई क्या है। सभी छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो अब हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम अदर वीडियोज़ के तमाम लिंक देंगे। चाहे आप बीकॉम में